Hello students, in this lecture I will solve the previous year GATE questions on the subject data structure. इसमें मैं करीब 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. ये पार्ट 1 है. नेक्स्ट पार्ट आने वाले दिनों में अपलोड करूंगा. So let us see. The first question is that the pre-order traversal of a binary search tree is 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16 and 19. Which of the following is the post-order traversal of the tree? अब इसमें स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि जब हमें दो ऑर्डर दिए होते थे, मींस इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, उस केस में हम ट्री बना लेते थे. यहाँ पर हमें केवल प्री ऑर्डर दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि पोस्ट ऑर्डर बताइए. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. अब बिना इन ऑर्डर के हम पोस्ट ऑर्डर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक ट्री नहीं बनाएंगे तब तक हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें, ये बाइनरी सर्च ट्री का क्वेश्चन है और बाइनरी सर्च ट्री का एक कॉन्सेप्ट था कि इफ वी ट्रेवर्स द बाइनरी सर्च ट्री in order manner, then we get all the keys in the increasing order. तो बस यही इसमें याद रखने वाली बात है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, और इस तरह के क्वेश्चन गेट में कई बार रिपीट हुए हैं, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें इन कीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है, वही इसका इन ऑर्डर होगा. तो अगर हम इसको इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे तो सारी कीज 15, 10, 12, 11 इन सबको, सारी कीज को 15 से लेकर 19 तक की जितनी भी कीज हैं उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया. यही हमारा इन ऑर्डर होगा. तो इन ऑर्डर हमें मिल गया. प्री ऑर्डर हमें दिया हुआ है, ये हमारा प्री ऑर्डर है. अब इन दोनों की बेसिस पर हम एक ट्री जनरेट कर लेंगे और उस ट्री की बेसिस पर हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इजिली कैलकुलेट कर लेंगे. तो अब इसमें से कैसे ट्री कैसे बनाएंगे उसको आप देखिए. ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है. प्री ऑर्डर मीन्स रूट देन लेफ्ट देन राइट, और इन ऑर्डर मीन्स होता है लेफ्ट सब ट्री देन रूट देन राइट सब ट्री. इन ऑर्डर, इन माने जहां रूट बीच में हो, लेफ्ट और राइट के बीच में हो. प्री माने जहां रूट सबसे पहले हो. इनका नाम भी इसी तरह रखा गया था. इसी तरह पोस्ट ऑर्डर का मीनिंग है जहां पर रूट सबसे बाद में आए, मीन्स लेफ्ट देन राइट देन रूट. लेफ्ट हमेशा राइट के पहले होगा और बाकी रूट की पोजीशन के बेसिस पर इनके नाम होते हैं. इन ऑर्डर मीन्स रूट बीच में है, लेफ्ट इधर राइट इधर, रूट बीच में. प्री ऑर्डर मीन्स सबसे पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट. और पोस्ट ऑर्डर मीन्स लेफ्ट राइट देन इन द लास्ट रूट. तो हमें यहाँ प्री ऑर्डर देखा तो प्री ऑर्डर से हमें मालूम हो गया कि जो की सबसे लेफ्ट में दी हो, यानी कि सबसे पहले दी होगी, वही रूट होगी. अब इनमें से कितने लेफ्ट होंगे और कितने राइट होंगे वो हम बाद में डिसाइड करेंगे. तो फिलहाल हमने 15 देखा तो 15 को रूट बना लिया. 15 रूट बनाने के बाद हम इन ऑर्डर पे जाएंगे. इन ऑर्डर पे देखिए 15 को हाईलाइट कर लिया. अब इन ऑर्डर में हमें मालूम है कि लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है, फिर राइट होता है. तो अगर रूट आइडेंटिफाई कर लिया, इट मीन्स ऑल द कीज दैट आर to the left of the 15 belongs to the left subtree of 15, and all the keys that lies on the right side of the 15 belongs to the right subtree of node 15. इसका मतलब हुआ कि 10, 11, 12 लेफ्ट सब ट्री में होंगे और 16, 18, 19, 20 ये राइट सब ट्री में होंगे. अब आगे ये प्रॉब्लम आएगी कि हमें 10, 11, 12 और 16, 18, 19 एंड 20 में से रूट कौन सा होगा ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो पहले हम लेफ्ट पार्ट को देखते हैं, 10, 11 एंड 12. तो आप देखिए 10, 11 एंड 12 में से सबसे लेफ्ट में आ रहा है 10, यानी कि सबसे पहले 10 आ रहा है, मीन्स 10 होगा रूट. और जब रूट का पता चल गया तो हम इन ऑर्डर में जाएंगे और रूट को मार्क कर लिया 10. उसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में देखा कुछ भी नहीं है, यानी कि ये जब 10 रूट बनेगा तो उसके लेफ्ट पे कुछ भी नहीं होगा. और राइट में क्या होगा, 11 और 12 जो बच रहे हैं ये इसके दोनों, चूंकि 10 के राइट साइड में आ रहे हैं तो दोनों इसके राइट सब ट्री में आ जाएंगे. कुछ इस तरह 10 और उसके राइट में. बाकी कीज पर फोकस नहीं करना, आपको जितने पे फोकस करना है उसका कलर मैंने चेंज कर दिया है. 10 is the root node and 11, 12 is the right subtree. सिमिलरली हम 16, 18, 19 और 20 में देखेंगे. तो आप देखिए 16, 18, 19 और 20 में से सबसे लेफ्ट में, यानी कि सबसे प्री पोजीशन पे कौन सा आ रहा है, 20. इट मींस इनमें से 20 जो होगा वो रूट नोड बनेगा. और जब एक बार रूट डिसाइड हो गया तो फिर हम इन ऑर्डर की तरफ जाएंगे और इन ऑर्डर में 20 को मार्क कर लिया. 20 के जो राइट में होंगे वो सारे राइट सब ट्री होंगे. 20 के लेफ्ट में, जितने लेफ्ट में तो सारे नहीं, ये 16, 18, 19 में से जो बच रहे हैं, जितने लेफ्ट में हैं 20 के वो लेफ्ट सब ट्री बन जाएंगे, राइट वाले राइट सब ट्री. तो राइट में कोई नोड है नहीं, तो ये 16, 18, 19 ये सारे के सारे इसके लेफ्ट सब ट्री बन जाएंगे.
ये अब तक के बेसिस पे एनालिसिस पर हमने ये डायग्राम बना लिया। जब आप एग्जाम में करोगे तो बड़ा फास्ट करोगे, अभी मैं समझाते हुए करा रहा हूँ तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपको 11 और 12 में से रूट डिसाइड करना है। तो आप देखिए 11 और 12 में से 12 सबसे पहले आ रहा है, जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो रूट होगा, यानी ये 12 रूट होगा। और जैसे ही हमें रूट का पता चल गया, हम इन ऑर्डर में जाएंगे और उन्हीं कीज को हाईलाइट करेंगे। रूट को अलग मार्क कर लिया, और रूट के लेफ्ट में चूंकि आ रहा है 11, मीन्स ये 11 जो होगा वो 12 का लेफ्ट सब ट्री बनेगा, और चूंकि सिंगल है यानी कि एक केवल ट्री बन जाएगा, एक नोड बन जाएगा। ऐसे हमें 16, 18 और 19 में हाईलाइट करना है कि अब अगला रूट को, अगला पेरेंट नोड कौन सा बनेगा। तो 16, 18 और 19 में से जब आपने देखा तो सबसे लेफ्ट में आ रहा है 18, मीन्स 18 इनमें से पेरेंट बन जाएगा। और जब पेरेंट बन जाएगा तो उसको हम इन ऑर्डर की हेल्प लेंगे। पेरेंट को हमने मार्क कर लिया, उसके लेफ्ट में 16 आ रहा है और राइट में 19 आ रहा है, मीन्स 16 लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और 19 राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो इतनी मेहनत में हमने ये ट्री प्रिपेयर कर लिया। एग्जाम में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब ट्री प्रिपेयर हो गया, अब आपको केवल पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। पोस्ट ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है? पोस्ट ऑर्डर मीन्स जो रूट है वो सबसे लास्ट में होगा, मीन्स लेफ्ट होगा फिर राइट होगा फिर रूट होगा। लेफ्ट हमेशा राइट के पहले आएगा, मीन्स लेफ्ट राइट, कभी ऐसा नहीं होगा कि राइट और लेफ्ट आ जाए। लेफ्ट राइट, और रूट की पोजीशन चूंकि लास्ट में है इसलिए पोस्ट ऑर्डर हो गया। अब देखिए लेफ्ट सब ट्री क्या हो गया इसमें, ये हो गया लेफ्ट सब ट्री, ये हो गया राइट सब ट्री, और ये हो गया रूट। हमने कलर भी चेंज कर दिया, लेफ्ट को ग्रीन से शो किया है, रूट को रेड से, और राइट सब ट्री को हमने ब्लू से शो किया है। तो अगर इसी ऑर्डर में लिखें तो ये तीनों नोड लेफ्ट वाले आ जाएंगे, उसके बाद हम राइट वाला लिखेंगे, और फिर हमने रूट नोड लिख दिया। अब इनको फिर ये रिकर्सिव प्रोसीजर है, फिर इस पर सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, लेफ्ट राइट रूट। तो देखिए इसमें लेफ्ट पार्ट है नहीं, राइट में 12 और 11 आएंगे और रूट आएगा 10। मीन सबसे पहले 12 11 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे, जैसा कि आप नेक्स्ट में देखिए 12 11 फिर 10। अब सिमिलरली इस पर भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, लेफ्ट देन राइट देन रूट। तो लेफ्ट तो इतना है, लेफ्ट सब ट्री है, इस रूट का राइट सब ट्री नहीं है, तो लेफ्ट आएगा, राइट कुछ है नहीं तो ब्लैंक जाएगा, और उसके बाद रूट आ जाएगा, मींस 18 16 19 और फिर 20। तो देखिए 18 16 19 और 20, 15 पहले भी यही था अभी भी यही है। 15 जो सिंगल नोड हो जाए, सिंगल नोड मींस वो सॉल्व हो चुका है, उसमें रिकर्सिव प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा। अब आप 12 11 को देखिए, यहाँ पर फिर वही प्रोसीजर लगेगा, लेफ्ट देन राइट देन रूट। राइट इसमें है नहीं तो 11 देन 12 ये आ जाएगा। तो 11 एंड देन 12 और देन 10, ये सिंगल नोड था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर एक बार और रिकर्सिव प्रोसीजर लगाएंगे, लेफ्ट देन राइट देन रूट, मींस 16 देन 19 देन 18। ये देखिए ये पूरा अब सॉल्व हो गया। अब इसका रिकर्सिव प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा, मींस ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आ गया 11 12 10 16 19 18 20 एंड 15। इसकी बेसिस अगर हम देखें तो हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है, मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गेट 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये एरे पर बेस्ड है, और एरे में एड्रेस कैलकुलेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देखिए, उससे क्लियर होगा कि रो मेजर ऑर्डर में फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं और कॉलम मेजर ऑर्डर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। गेट में इस पर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ये वीडियो को देखिएगा। अब ये क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है कि लेट ए बी द 2D एरे डिक्लेयर्ड एज फॉलोज। ए एरे है जिसका 1 to 10 एंड 2 डायमेंशनल एरे है 1 to 10 एंड 1 to 15। ये 0 से नहीं स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, इसलिए स्पेशल हाईलाइट कर रखा है इन्होंने। इंटीजर एरे है। अब इसमें कह रहा है एज्यूम दैट ईच इंटीजर टेक्स 1 मेमोरी लोकेशन, यानी कि ये एक तरह से 1 बाइट लोकेशन ले रहा है। द एरे इज स्टोर्ड इन द रो मेजर ऑर्डर, हमें कॉलम मेजर के लिए नहीं कैलकुलेट करना, हमें रो मेजर के लिए कैलकुलेट करना है। एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज स्टोर्ड एट लोकेशन 100, मींस जो बेस एड्रेस की वैल्यू है वो 100 है। फिर ये पूछ रहा है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, ith और jth लोकेशन पे जो एलिमेंट लाई करेगा उसका एड्रेस क्या होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले से वीडियो अपलोड कर रखा, उसमें आप देखिएगा, उसमें मैंने इस फार्मूले को डिराइव कर रखा है, बड़ा इजीली आप समझ जाओगे। बी मीन्स बेस एड्रेस, आई मीन्स ये लोकेशन आई, और जे मीन्स ये जो इस जिस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है उसकी रो और कॉलम। आई से हमने रो रिप्रेजेंट किया है, जे बाय डिफॉल्ट कॉलम के लिए है, तो ये रो नंबर है कॉलम नंबर। तो आई जे चूंकि इन्होंने खुद ही दे रखा है तो आई जे को हमें चेंज नहीं करना है, बाकी में हमें वैल्यू बिठानी है। तो यहाँ पर आप देखिए L1 की वैल्यू दी है 1, L2 भी 1 है, U1 10 है, U2 15 है,
और बेस की वैल्यू, जो बेस एड्रेस की वैल्यू 100, और जो मेमोरी है जितना ऑक्यूपाई करेगा एस की वैल्यू वो 1 है। तो बी एस L1 L2 U1 U2 सबकी वैल्यू आ गई। अब इनको आपको इस फॉर्मूले में फीड करना है। तो जब आप इस फॉर्मूले में फीड करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15i + j + 84, मीन्स ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि यही मैच कर रहा है। ये गेट 1998 का क्वेश्चन है। एक सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं, गेट का ही है 1998 का। इसमें भी ये एरे पर ही बेस्ड है। एक n क्रॉस n एरे दी हुई है जिसका नाम है V। इसको डिफाइन कैसे किया है कि i रो के लिए, j कॉलम के लिए, मींस कोई भी एलिमेंट i jth लोकेशन का जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, i - j, मींस रो में से कॉलम को माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू होगी। अब ये फॉर ऑल i एंड j। अब i कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से n तक, और j भी 1 से n तक वेरी कर रहा है। अब इस पूरी एरे के एलिमेंट का जो एरे V है, उस एरे के ऑल द एलिमेंट्स का हमें सम कैलकुलेट करना है, और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस एरे को हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं। I for row and J for column. तो J means J1, J2, J3 and I1, I2, I3। अब देखिए I - J से डिफाइन किया था, मीन्स I - J, 1 - 1, 1 - 2, 1 - 3, सिमिलरली 1 - n। ऐसे सेकेंड रो में देखिए 2 - 1, 2 - 2, 2 - 3 एंड 2 - 1। सिमिलरली लास्ट रो तक आ जाइए, n - 1, n - 2, and in the last element is n - n, last row n and last column n - n। अब आप इसको सॉल्व करिए तो वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 0, 1 - 2 -1। इसी तरह सब हमने सॉल्व कर लिया। अब आप यहां पर देखिए, ये 1 - n है, 2 - n है, 3 - n है, और यहाँ पर n - 1 है, n - 2 है, n - 3 है। इसी को जैसे यहाँ पर -1 था 1 था, -2 था तो 2 था, -1 है तो 1 है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वैल्यू ऐसे ही आपको इसका नेगेटिव यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम नेगेटिव फॉर्म में लिख लेते हैं। मींस जो n - 1 था उसे हम -1 - n लिख लिया, n - 2 को हमने लिख लिया -2 - n। अब आप इसको अगर गौर करिए तो ये जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो सारे जीरो हैं, और ये जो 1 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है और 2 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। सिमिलरली 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है और जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है ये एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। सिमिलरली आप देखो, फर्स्ट रो और nth कॉलम का एलिमेंट और nth रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये पूरी रो और ये पूरे कॉलम मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर रहे हैं। सिमिलरली यहां से यहां तक के एलिमेंट और यहां से यहां तक के एलिमेंट को आप सम करोगे जीरो आ जाएगा। आगे आप देखोगे, एनालिसिस करोगे आप, तो यहां से मीन्स 3 से लेकर के 3n तक का कॉलम और 3 से लेकर के n3 तक का जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको आप सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, मीन्स ये सब नलीफाई हो जा रहे हैं और इसका रिजल्ट जो आएगा वो जीरो आएगा। तो ये ऑप्शन ए में जीरो दिया है, तो ये करेक्ट आंसर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। फिर फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, गेट में आया था CS में 2004 में। द फॉलोइंग नंबर्स आर इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी बाइनरी ट्री इन द गिवन ऑर्डर। ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनको हमने एम्प्टी बाइनरी ट्री में इंसर्ट किया है वन बाय वन। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, और हाइट की उन्होंने डेफिनेशन दी भी हुई है, हालांकि नहीं भी देते तो हमें मालूम है। जो किसी भी ट्री की जो हाइट होती है वो उसके रूट की हाइट जो होती है वही उस ट्री की हाइट होती है। और इन्होंने यहाँ ये चीज लिख भी रखी है, द हाइट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द लीफ नोड फ्रॉम द रूट नोड। अब रूट की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट से लेके जो लॉन्गेस्ट लीफ तक का जो पाथ होता है, जो सबसे फारदेस्ट लीफ होती है, अगर कई सारे पाथ हैं लीफ तक जाने के, तो उनमें से जो मैक्सिमम लेंथ का पाथ होगा वही उस रूट की हाइट होगी, और जो रूट की हाइट होगी वही ट्री की हाइट होगी। तो इसको पहले ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं 10। अब 1 और 3, तो नेक्स्ट लेवल पर 1 और देखिए ये बाइनरी ट्री था, ये बाइनरी सर्च ट्री था एक्चुअली। तो इसमें आप देखिए कि 10, तो जब नेक्स्ट किया कि 1 तो उसको रूट से कंपेयर किया, 1 इज लेस देन 10 तो लेफ्ट साइड में अटैच होगी। थर्ड की है 3, तो 3 इज लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 1 तो राइट साइड में आ गई। सिमिलरली आप देखिए 5, तो 5 लेस देन 10 है तो लेफ्ट में आएगा, ग्रेटर देन 1 है तो राइट में आएगा, एंड ग्रेटर देन 3 है तो राइट में आएगा, तो ये अटैच हो गया। सिमिलरली आप 15 के लिए देखिए, 15 इज ग्रेटर देन 10। हर एलिमेंट को हम पहले रूट से कंपेयर करेंगे फिर नीचे आगे बढ़ेंगे।
तो 15 is greater than 10, therefore it will attach as a right child of the node 10. तो यहाँ पर अटैच कर दिया. अब नेक्स्ट की हमारी है 12. 12 is greater than 10 but less than 15, तो ये 15 के लेफ्ट चाइल्ड में अटैच हो जाएगा, ये आ गया. और लास्ट की हमारी है 16. 16 is greater than 10 and greater than 15, तो ये 15 का राइट चाइल्ड बन जाएगा. ये हमारा फाइनली ट्री प्रिपेयर हो गया. अब हमें इसमें रूट की हाइट कैलकुलेट करनी है, मींस ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है इस बाइनरी सर्च ट्री की. तो आप देखिए यहाँ से 3 पाथ हैं, ये एक लीफ तक जाने का पाथ है, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है. अब इसमें नंबर ऑफ एजेस को काउंट करिए. यहाँ 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर भी 1 2. तो जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो ये वाला हो गया 1 2 3. तो ये 3 इसकी हाइट हो जाएगी, मींस ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है. गेट 2004 का क्वेश्चन था. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी. क्वेश्चन गेट का हो, नेट का हो या किसी और यूनिवर्सिटी का एग्जाम का क्वेश्चन हो. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्रीज कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ द 4 डिस्टिंक्ट कीज. ये अपने आप का एक अलग तरह का क्वेश्चन है. ये कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्रीज कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ द 4 डिस्टिंक्ट कीज. अगर हम 4 डिफरेंट टाइप की कीज लें, सिमिलर नहीं हो, तो उनसे हम कितने डिस्टिंक्ट, कितने अलग अलग तरह के बीएसटीज हम बना सकते हैं. तो इसका एक फार्मूला होता है 1/n+1 into 2n/cn. ये फार्मूला आप याद रखिए. इसमें केवल वैल्यू बिठा देनी है. यहाँ पर n की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, तो n की वैल्यू जैसे ही 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 into 8c4. 8c4 को सॉल्व कर लेंगे. जब इसको सॉल्व करेंगे तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 14. 14 ऑप्शन बी में दिया हुआ, मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. ये गेट 2005 कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन था. तो ये अलग तरह का क्वेश्चन था, इसमें फार्मूला आप याद रखिए. इस तरह के क्वेश्चन भी और भी आ चुके हैं कई बार. जैसे देखिए ये क्वेश्चन भी सिमिलरली बिल्कुल उसी सिमिलर मैनर में ये भी सॉल्व होगा. इसमें आपको दिया हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 3 अनलेबल्ड नोड्स. यानी कि 3 अनलेबल्ड नोड है, यानी अलग अलग तरह के हम इनको बना मान के चल रहे हैं. तो n की वैल्यू है 3 गिवन है आपको. इसमें भी जैसे आप वैल्यू इसमें फार्मूले में फिट करेंगे आंसर आ जाएगा 5. 5 हमारा दिया हुआ है 6 में. तो आप देखिए ये 2005 का क्वेश्चन था और इसके पहले जो हमने किया था वो भी 2005 का क्वेश्चन था. तो आप देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. जैसे हमने प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का किया था वो क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखते हैं. A priority queue is implemented as a max heap. Priority queue को max heap से implement कर रहे हैं. Initially it has 5 elements. इसमें 5 एलिमेंट थे. The level order traversal. Level order means जैसे हमारा बाइनरी ट्री है तो उस पे एक लेवल 0 पर यानी रूट नोड पर सिंगल नोड होगा. लेवल 1 पर 2 नोड होंगे 2 to the power 0. लेवल 2 पर 4 नोड होंगे 2 to the power 2. जो लेवल की वैल्यू है 2 की पावर में आप करोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि किस लेवल पे मैक्सिमम कितने नोड होंगे. रूट का लेवल 0 होता है तो 2 to the power 0 1 मींस रूट पर एक नोड होगा. नेक्स्ट लेवल पर नेक्स्ट जो लेवल होगा वो लेवल 1 हो गया, मींस 2 to the power 1 यानी कि 2. नेक्स्ट लेवल पे मैक्सिमम 2 नोड होंगे. अगला लेवल आए एल की वैल्यू 2 हो जाएगी 2 to the power 2 4. तो जो हमारा लेवल 2 होगा यानी कि वैसे तो 3 दिखेगा लेकिन उसका लेवल नंबर 2 होगा, उस पर 4 नोड होंगे. और उसके अगले लेवल पर होंगे 2 to the power 3 मींस 8 नोड होंगे. तो यहाँ पर इतने नोड नहीं दिए हैं, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया. अब आप इसमें देखिए आपको इस तरह का ट्री बनाना है. तो हमने 10 लिखा, फिर नेक्स्ट 8 और 2 था, 8 और 5 था वो अगले लेवल पे अटैच हो गए. फिर बाकी ये 3 और 2, यहाँ चूंकि ये लेवल फिल हो चुका है तो अब नेक्स्ट में यहाँ पर फिल होंगे. और भी अगर 2 नोड दिए होते तो यहाँ और यहाँ लग जाते, लेकिन हमें और फिलहाल अभी नोड नहीं दिए थे. जितना दिया था उससे हमने एक मैक्स हीप बना लिया. ये मैक्स हीप कैसे बना लिया हमने, क्योंकि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी होती है द लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी एट द रूट नोड and every child node is lesser than its parent node. तो यहाँ पर देखिए हर जगह कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. 3 और 2 दोनों 8 से कम है, या ऐसे कह लिए आप 8 is greater than 3 and 2, 10 is greater than 8 and 5, therefore it is a max heap. अभी आगे कह रहा है कि 2 नए नोड 1 और 7 और अटैच किए जा रहे हैं, इसमें इंसर्ट किए जा रहे हैं. तो 1 यहाँ पर अटैच होगा और 7 यहाँ अटैच होगा. अब अगर और एक नोड अटैच करता तो वो इधर जाके अटैच होते नेक्स्ट लेवल पे. लेवल 1 पे 1 नोड हो गया, लेवल नेक्स्ट लेवल पे 2 हो गया 2 to the power 1 2. इस लेवल पे 2 to the power 2 4 हो गए, फिल हो गया. अब इससे ज्यादा इसमें नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर 2 ही नोड थे तो आगे नहीं. अगर दिए होते तो हम उसको आगे यहाँ अटैच करना शुरू करते. तो ये हमने बना लिया.
अब ये कह रहा था लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का मीन्स होता है 10, देन 8 एंड 5, देन 3, 2, 1 एंड 7। तो ये कह रहे थे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द हीप आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट इज। अब ये दो एलिमेंट और इंसर्ट कर दिया हमने, अब ये मैक्स हीप नहीं रहा। जैसे कि आप अभी देख रहे थे, जब इनको इंसर्ट नहीं किया था तो ही मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन जब हमने 1 of 7 ऐड कर दिया तो ये मैक्स हीप नहीं रहा, बिकॉज 5 इज लेस देन 7, 5 इज द पेरेंट ऑफ 7, so it must be greater than both of its child nodes, but the condition fails. 5 is greater than 1 but less than 7, therefore it is a in totality it is not a max heap. तो इसकी वजह से मैक्स हीप नहीं है। तो अब इसको मैक्स ईपी5 प्रोसीजर कॉल करेंगे, और मैक्स ईपी5 प्रोसीजर हम हमेशा फादर ऑफ द लास्ट लीफ नोड पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ लास्ट लीफ नोड कौन सा है? 7, तो 7 का फादर कौन है? 5, यानी कि इसको ईपी5 जब करेंगे मैक्स ईपी5 तो हमेशा फादर ऑफ लास्ट लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 5 से स्टार्ट करेंगे इस केस में पर्टिकुलर में। तो 5 इज ग्रेटर देन 5 इज लेस देन 7, तो इनकी स्वैपिंग करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे इनकी वैल्यूज को। तो इनको इंटरचेंज कर दिया, 7 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसी लेवल पर आगे बढ़ेंगे इधर 8 की तरफ, लेकिन यहाँ 8 पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 3। उसके बाद ये लेवल के बाद हम ऊपर लेवल पर आते हैं, रूट लेवल पर। रूट लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये हमारा मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया। तो जब मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया तो इसकी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आप करोगे तो क्या आएगा? 10, 8, 7, 3, 2, 1 एंड 5, ये हमने लिख लिया। और जब इसको ऑप्शन वाइज देखा तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. It is the question that asked in the GATE 2005. Next question, question number 8. Suppose that we have numbers between 1 and 100 in a binary search tree. देखिए बाइनरी सर्च ट्री पर गेट में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने ये एनालिसिस किया है। तो बाइनरी सर्च ट्री को आप ध्यान से पढ़िए, उसके जितने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन फिलहाल मुझे मिले हैं, मैंने इस वीडियो में उसको सॉल्व किया है। आगे के पार्ट्स में मैं और क्वेश्चन ढूंढ के उसको सॉल्व करूंगा। तो ये कह रहा है कि एक बाइनरी सर्च ट्री में टोटल 1 से लेकर 100 तक की कीज से हमने एक बाइनरी सर्च ट्री बना रखा है, और उसमें में 55 को हमें सर्च करना है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कैन नॉट बी द सीक्वेंस ऑफ द नोड एग्जामिन्ड। तो आपको इनमें से जो सीक्वेंस सही है उनको नहीं, जो सीक्वेंस हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल नहीं, कैन नॉट बी, जो सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें यही बेटर होगा कि हम 1 by 1 सारे ऑप्शन को चेक करें, और जो ऑप्शन में हमें करेक्ट मिल जाएगा वो तो उसको छोड़ देंगे, और जो ऑप्शन हमें लगेगा कि नहीं ये इनकरेक्ट है वही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कौन सा सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है अगर हम 55 को सर्च करें इस 1 से लेकर 100 तक के बाइनरी सर्च ट्री में। तो देखिए आप जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री, जैसे बाइनरी सर्च में आपने देखा था कि हर बाइनरी सर्च एक एल्गोरिथम पढ़ी थी आपने, उसमें क्या था कि हर बार जब हम एलिमेंट को सर्च करते थे तो वो या तो लेफ्ट हाफ में होता था या राइट हाफ में होता था, और एक हाफ को हम स्किप कर देते थे और दूसरे हाफ में फोकस करते थे, फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। फिर इस तरह करते करते हम तब तक इंटरवल डिवाइड करते थे जब तक हमारा दोनों इंटरवल की दोनों बाउंड्रीज एक ही एलिमेंट ना हो जाए। जब ऐसा होता था तो हमें अपना एलिमेंट मिल जाता था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना है, बाइनरी सर्च ट्री उसी पर बेस्ड है। तो 1 से लेकर 100 हमने पूरी रेंज बना ली। अब जो भी एलिमेंट होगा वो इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो देखिए अब पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, चेकिंग ऑप्शन ए। तो हमारा पहला एलिमेंट है 10, तो 10 को 1 से 100 के बीच में लाई करना चाहिए, और लाई कर रहा है मीन्स ये करेक्ट है। तो 10 को हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए ये इंटरवल 1 से लेकर 100 तक का 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 से 10 और 10 से लेकर 100 तक। अब जो नेक्स्ट की है 75, उसको डेफिनेटली या तो इस हाफ में लाई करना चाहिए या इस हाफ में लाई करना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी हाफ में लाई नहीं करती तो तुरंत हम बोल देंगे कि यही ऑप्शन हमारा ये सीक्वेंस गलत हो गया, और जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए 75 या तो इस हाफ में लाई करेगा या इस हाफ में लाई करेगा, तो यहाँ तो लाई कर नहीं रहा है। 75, 10 और 100 के बीच में लाई करेगा, यानी यहाँ लाई करेगा, यानी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75 आ गया, इस पार्ट को स्किप कर दिया, और अब हम इस इंटरवल को फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 10 से 75 और 75 से 100। अब नेक्स्ट की हमारी 64 है, वही लॉजिक है, या तो इस हाफ में लाई करेगी या इस हाफ में लाई करेगी। तो यहाँ तो लाई करेगी नहीं, यानी इस पार्ट को स्किप कर देंगे और फोकस इस पे करेंगे। तो देखिए ये आ गया। अब ये पार्ट 10 से लेकर 75 तक फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 10 से लेकर 64 तक और 64 से 75। अब आप देखिए नेक्स्ट की हमारी 43 है। 43 कहाँ लाई करेगा? इसके बीच में लाई करेगा, मीन्स यहाँ 43 आ जाएगा, और इसको हम स्किप कर देंगे, ये आ गया। फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 60 को इन्हीं दो में से किसी एक जगह लाई करना चाहिए, तो 60 इधर लाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
43 और 64 के बीच में आ गया 60। नेक्स्ट की हमारी 57 है, जो कि इन दोनों में से ही कहीं एक जगह आनी चाहिए। तो 57 इधर तो नहीं आएगा, इधर आएगा, मीन्स इस पार्ट को स्किप कर देंगे और ये वाला पार्ट फोकस करेंगे। 43 देन 57 देन 60। ये देखिए नेक्स्ट ये आ गया, इतने पार्ट पे फोकस करिए आप। नेक्स्ट की हमारी है 55। तो 55 इधर या इधर में से एक जगह लाई करना चाहिए और यहाँ लाई कर रहा है 55, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मींस द सीक्वेंस ऑफ सर्चिंग फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन हमें तो इनकरेक्ट वाला ढूंढना था, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे सेम लॉजिक के साथ। पहले हमने 1 से लेकर 100 तक की रेंज बना ली, क्योंकि हमारे इस बीएसटी में 1 से लेकर 100 तक के नंबर दिए हुए हैं। अब हमने 90 हमारे इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, तो हमने 90 यहाँ देख लिया, हाँ लाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इंटरवल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो 12 है वो इन्हीं में से एक इंटरवल में लाई करना चाहिए, और ये फर्स्ट इंटरवल में लाई कर रहा है। अब जो नेक्स्ट की है 68, उसको या तो 1 से 12 के बीच में लाई करना चाहिए, 12 से 90 के बीच में, तो 12 से 90 के बीच में लाई कर रही है, यहाँ तक भी ठीक है। नेक्स्ट की 34, वो 12 से 68 के बीच में लाई करेगी, नो प्रॉब्लम। देन 62 देखिए 34 से 68 के बीच में लाई करेगा, यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। 45, तो 45 34 से 62 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर 55 को या तो 34 से 45 के बीच में होना चाहिए, या 45 से 62 के बीच में। तो हमने देखा कि वो 55 और 45 से 62 के बीच में आ रहा है, मींस ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए यहाँ टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो एग्जाम में आपको बहुत जल्दी से करना होगा, और जल्दी आप कर भी लोगे। देखिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। 1 से 100 तक के इंटरवल रेंज बना ली, और अब 9 आ गया, 9 इसके बीच में लाई करना चाहिए, हाँ लाई कर रहा है। नेक्स्ट की 85, तो 85 या तो 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, या 9 से 100 के बीच में, तो 9 से 100 के बीच में आ गया। 1 से 9 हमने स्किप कर दिया, 9 से 100 के बीच में फोकस किया। अब 85 आने के बाद ये इंटरवल दो पार्ट में ब्रेक हो गया, 9 to 85 एंड 85 to 100। अब नेक्स्ट की हमारी 47 है, उसको इन्हीं दो इंटरवल में से कहीं लाई करना चाहिए, या तो इस इंटरवल में या फिर इस इंटरवल में। तो ये 47 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट आ रहा है 68, तो 68 या तो इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा। तो हमने देखा 68 47 85 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर 43, अब 43 को या तो इस हाफ में होना चाहिए या इस हाफ में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप गौर करिए 43 ना तो इस हाफ में आ रहा है और ना ही इस हाफ में आ रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। और यही पूछ रहा था कि कौन सा सीक्वेंस पॉसिबल नहीं, वही हमारा फाइनल आंसर होता। मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। The minimum number of interchanges needed to convert the array 89, 19, 40, 17 and this is up to 70 into a heap with the maximum element at the root is। किसी भी हीप में अगर मैक्सिमम एलिमेंट रूट पे होता है तो उसे हम मैक्स हीप बोलते हैं। ये क्वेश्चन गेट सीएस कंप्यूटर साइंस गेट में 2006 में आया हुआ है। तो इस बार ये एकेटीयू में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो जिन स्टूडेंट्स ने एकेटीयू का एग्जाम दिया हो उसमें वो कुछ वैल्यूज चेंज थी, बहुत स्लाइट चेंज था। अगर आप इसको समझोगे तो वो क्वेश्चन भी आप कर लोगे। तो इसमें कितने इंटरचेंजेस करें, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंजेस कितने होने चाहिए कि हमारा जो जो कीज दी हुई हैं इनसे जो हमारा हीप प्रिपेयर होगा उसको हमें उस पर्टिकुलर हीप को हमें मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। और इस नॉर्मल हीप से मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर में कितने इंटरचेंजेस रिक्वायर्ड होंगे, हमें उन्हीं मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंजेस को बताना है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो पहले हमें हीप प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहली की हमने ले ली क्योंकि रूट पर एक ही नोड होता है, तो ये 89 जो हमारा रूट पर आ गया। फिर अगले लेवल पे दो कीज आएंगी, तो 19 और 40 अगले लेवल पर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेवल पे 4 कीज मैक्सिमम आ सकती हैं, तो 17 12 10 और 2 ये नेक्स्ट लेवल पर आ जाएंगे। और उसके अगले लेवल पे 8 कीज आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 6 कीज ही दी हुई थी, तो हमने जितनी कीज दी थी उनको हमने अटैच कर लिया, और ये हमारा फाइनल हीप प्रिपेयर हो गया। अब इस हीप को हमें मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। मैक्स हीप मींस द लार्जेस्ट एलिमेंट मस्ट बी एट द रूट लेवल। तो यहां पर हमें देख के लग रहा है कि 89 इज द लार्जेस्ट नंबर एंड इट इज एट द रूट लेवल, तो ये हमारा मैक्स हीप होगा। लेकिन नहीं, यहां पर देखिए यहां पर वायलेशन हो रहा है। 10 इज लेस देन 70 मींस हर एक पेरेंट अपने रूट अपने चाइल्ड नोड से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैक्स ईपी5 का प्रोसीजर अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, हीप पर भी गेट में काफी क्वेश्चन आते हैं। और मैक्स ईपी5 या मिन ईपी5 का जो प्रोसीजर होगा वो हमें फादर ऑफ द लास्ट लीफ नोड से स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पर लास्ट लीफ नोड है 70, तो 70 का फादर है 10, मींस हमें 10 से मैक्स ईपी5 प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर अप्लाई करने का मतलब क्या है कि इसमें 10 के दो चाइल्ड नोड है 9 एंड 70। अब इनमें से लार्जेस्ट है 70, तो 70 के साथ इसको इंटरचेंज करेंगे, स्वैप करेंगे। यहाँ पर इंटरचेंज रिक्वायर्ड है, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे है, बिकॉज पेरेंट इज लेस देन इट्स चाइल्ड नोड। तो यहाँ पर इसको इंटरचेंज करेंगे। अब देखिए 70 ऊपर आ गया और 10 नीचे आ गया, तो ये फर्स्ट इंटरचेंज हो गया। अब इसके बाद इसी लेवल पे सारे नोड को चेक करेंगे, तो 12 पर आप चेक करिए, तो 12 इज ग्रेटर देन 11 एंड 6, यानी यहां पर इंटरचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आगे हम बढ़ेंगे 17 पर। 17 इज आल्सो greater than 5 and 7, both of its child nodes, therefore no interchange is required at node 17। अब यहां तक हो गया। अब हम इसके ऊपर, ये लेवल कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर वाले लेवल पर राइट से लेफ्ट हम चलते हैं, बॉटम टू टॉप एंड राइट टू लेफ्ट, इस ऑर्डर में हम प्रोसीड करते हैं। तो अब हम 40 को चेक करेंगे। 40 पर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि 40 इज लेस देन 70, जो कि होना क्या चाहिए था, इसको अपने चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर एक इंटरचेंज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इसको फिर स्वैप करेंगे, इंटरचेंज मीन स्वैपिंग कर दी। अब ये 70 ऊपर आ गया, पेरेंट नोड बन गया, और 40 चाइल्ड नोड बन गया। ये प्रॉब्लम, यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसके बाद हम इसके बगल वाले, क्योंकि हम कैसे चलते हैं, बॉटम टू टॉप एंड राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ से इस लेवल पर पहले हर एक लेवल को राइट टू लेफ्ट खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, चेक करेंगे। तो 19 को देखा, 19 इज ग्रेटर देन 17 एंड 12, यानी यहाँ पर किसी इंटरचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये भी लेवल कंप्लीट हो गया। अब हम लेवल 0 पर चलते हैं, यानी रूट लेवल पे चलते हैं, 89 पे चलते हैं। 89 इज आल्सो ग्रेटर देन 19 एंड 70, तो ये यानी कि अब ये मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया। और आप देखिए केवल हमें दो इंटरचेंज की रिक्वायरमेंट हुई, ये फर्स्ट इंटरचेंज यहाँ पर हुआ था और सेकंड इंटरचेंज यहाँ पर हुआ था। तो यानी कि इसका फाइनल आंसर हो गया 2, और वो ऑप्शन सी में दिया है, मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now we come to the last question of the part 1 of this lecture series. ये क्वेश्चन बीएफएस पर बेस्ड है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम इंप्लीमेंट की गई, और हमें मालूम है कि वो क्यू से इंप्लीमेंट करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर से हम बीएफएस को इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने दिया भी हुआ है, वन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ विजिटिंग द नोड ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज। अब देखिए बीएफएस में आप कई तरह के ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। आपको भी मालूम है किसी ग्राफ के लिए एक एल्गोरिदम से, जैसे बीएफएस या डीएफएस जो भी आप यूज करते हैं, उसमें उस ग्राफ में एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम से कई तरह के ट्रेवर्सल ऑर्डर हमें मिल सकते हैं। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो पॉसिबल ट्रेवर्सल ऑर्डर है। तो इसको तो इस तरह भी हम कर सकते थे कि ए चेक करते, फिर बी चेक करते, फिर सी चेक करते, फिर डी चेक करते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा, क्योंकि हम देखिए सी और डी पार्ट ये काफी हद तक मैच कर रहे हैं, क्यू एम एन पी यहाँ तक मैच कर रहे हैं। फिर आर और ओ आ जा रहा है, यानी कि हम सबसे पहले अगर सी और डी को चेक कर लें, तो यानी ज्यादा पॉसिबिलिटी है सी या डी में से कोई एक ऑप्शन होने की। तो हम, बिकॉज हमें मालूम है कि ग्राफ में कोई एक स्टार्ट नोड तो होता नहीं, हम किसी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर एम से स्टार्ट करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस होंगे, वो बनेगा कि नहीं वो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एम पहला है, मींस एम से स्टार्ट करने को कह रहा है। ये सीक्वेंस एन से स्टार्ट हो रहा है, मींस ये कह रहा है एन को एज ए स्टार्ट नोड लो। और ये दोनों सीक्वेंसेस क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, मींस ये कह रहे हैं क्यू को जो स्टार्ट नोड की तरह ट्रीट करो। तो सबसे पहले हम सी या डी को ही चेक कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि इन्हीं में से एक आंसर हमें मिल जाएगा। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि कई सारे ऑप्शन में से कुछ तो ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देने होते हैं, और कुछ जिनकी पॉसिबिलिटी हाई दिखे पहले उनको चेक करिए, अगर आपको लगे कि हर एक ऑप्शन को हमें चेक करना है। तो हमने क्यू से स्टार्ट किया, क्यू को एज ए स्टार्ट नोड लिया, तो हम एक क्यू ले ली हमने, क्योंकि क्यू से इंप्लीमेंट करते हैं, और एक ट्रेवर्सल लिस्ट ले ली। तो इनिशियली ट्रेवर्सल लिस्ट भी एम्प्टी होगी और क्यू भी एम्प्टी होगी। अब क्यू में हमने इसका प्रोसीजर आपको मालूम ही है कि क्यू में क्या करते हैं, जैसे हम एक जिसको स्टार्ट नोड लेते हैं, पहले उसको क्यू में इंसर्ट करते हैं, और क्यू में इंसर्ट करने के बाद उसे विजिट मानते हैं, विजिट जो भी मानते हैं, उसके फिर नेबरिंग नोड जितने होते हैं उनको उसमें इंसर्ट करते हैं। और जब उस पर्टिकुलर नोड के सारे नेबरिंग नोड मीन सारे एडजेसेंट नोड हम क्यू में एनक्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको उस पर्टिकुलर नोड को वहां से डिक्यू कर देते हैं। यानी कि इसमें क्यू को हमने सबसे पहले इंसर्ट किया, फिर उसके जो एडजेसेंट नोड थे एम एन एन पी, ये ग्राफ आप देखिए एम एन और पी मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ये तीन ही इसके नेबरिंग नोड है। तो इनको हम किसी ऑर्डर में रख सकते थे, पी एन और एम रख सकते थे, लेकिन हमने ऑप्शन देखा तो एम एन पी इस तरह आ रहा है, मीन्स हम पहले एम रखेंगे, फिर एन रखेंगे, पी रखेंगे, नहीं तो हमारा यहीं से गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने एम एन पी इसी ऑर्डर में हमने इसको इंसर्ट कर लिया। जब इसके सारे एडजेसेंट नोड क्यू में एन क्यू हो गए, तो क्यू को यहाँ से डिलीट कर लेंगे और उसको ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। अब ये क्यू विजिटेड हो गया, क्यू की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, इसीलिए हमने इसको ग्रीन से मार्क कर दिया। अब फ्रंट पे हमारे क्यू के जो फ्रंट पे नोड है वो एम है,
मीन्स हमारे जो नेक्स्ट नोड होगा वो m के लिए हम चेक करेंगे। तो m के कितने नेबरिंग नोड हैं, n, q एंड r। अब q तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, तो बचे n और r। लेकिन n और r में से भी आप देखिए n ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें उस नोड को दोबारा इंक्लूड नहीं करना है। तो ले देके m के जो एडजेसेंट नोड बचे जिनको हम nq करेंगे वो केवल r होगा। तो इसका r को nq कर लिया और फिर m को यहां से dq कर देंगे और उसको ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। तो ट्रेवर्सल लिस्ट हो गई हमारी qm, और हमारे क्यू में एलिमेंट बचे npr, मींस फ्रंट पे, क्यू के फ्रंट पे जो होगा उसी की प्रोसेसिंग नेक्स्ट करेंगे। तो क्यू के फ्रंट पे है नोड n। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m और q विजिट हो गए हैं, तो इनको हमने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया कि इनको दोबारा हमें विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट नोड n के लिए देखते हैं। तो n के जो एडजेसेंट नोड है वो है m, q, o, लेकिन m and q आर ऑलरेडी विजिटेड, देयरफॉर द ओनली पॉसिबिलिटी इज o, and o is also not nq'd already in the queue, therefore nq o in the queue, and remove the queue and node n, means dq n from the queue and include in the traversal list। तो traversal list हमारी हो गई qmn। अब आप देखिए लिस्ट में फ्रंट, अच्छा ये qmn तीनों प्रोसेस हो गए, qm और n, इन तीनों को ग्रीन कलर से शो कर दिया है, जिससे बाद में हम इनको दोबारा प्रोसेस नहीं करें, हम गलती से भी नहीं करें। नेक्स्ट देखिए हमारा है फ्रंट पे p, q के फ्रंट पे है p, तो P पर जाते हैं। P के देखिए, P का केवल दो नेबरिंग नोड है, यानी एडजेसेंट नोड है Q एंड O। Q ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको इंक्लूड करेंगे नहीं, तो बचा O, और O ऑलरेडी हमारे Q में एनक्यूड है। मींस P के सेंस में हम, P के रिलेशन में हम कोई भी नोड यहाँ पर एनक्यू नहीं करेंगे, तो ये P को केवल DQ करेंगे और उसको ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। QMNP, यहां तक दोनों ऑप्शन देखिए मैच कर रहे थे, QMNP। अब अगली बार जो भी हम रिजल्ट को हम देखेंगे उसी से हमारा ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा। तो फ्रंट पे कौन है, R, तो यही से हमें पता चल गया कि अगला R ही निकलेगा, यानी कि यहीं से हमें आंसर पता चल गया कि C हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 सेकंड और लगेंगे। R का देखिए, R के नेबरिंग नोड कौन से हो गए, R का नेबरिंग नोड है केवल M, और M ऑलरेडी विजिटेड है, यानी कि कुछ भी NQ नहीं करना है, केवल R को DQ करके ट्रेवर्सल लिस्ट में इंक्लूड कर लेना है। अब बचा O फ्रंट पर है, यही लास्ट नोड है। O को देखिए, O के दो ही नेबरिंग नोड थे, N and P, एंड बोथ आर विजिटेड, देयरफॉर नथिंग इज टू बी एनक्यूड इनटू द क्यू, and just dequeue O from the queue and include in the traversal list, and our final answer is the QMNPRO। तो ये सारे 10 क्वेश्चन की सीरीज थी। ये पार्ट 1 में हमने ये 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो गेट के प्रीवियस ईयर के आज क्वेश्चन आ चुके हैं और जो CS से रिलेटेड है और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फिर जब डेटा स्ट्रक्चर के पिछले साल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे सी हो गया या कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑटोमेटा है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।